Welcome student, my name is Mohit Kumar. I am assistant professor in Center for Distance and Online Education in Guru Jambhesa University of Science and Technology, Hisar. Now I am here to teach you complex analysis MAL 515. अपन अब पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उससे पहले फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा जो कंटेंट्स है उसका सबसे पहला सीरियल नंबर है। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानेंगे। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट टाइप्स आर, देन आफ्टर दैट फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सीरीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, रेजिड्यू थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। नाउ हम सबको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये रियल पार्ट होता है ना। आयोटा के साथ कंपोनेंट इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जैसे हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पता ही है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। ये रियल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए। तो जैसे यहां से पढ़ेंगे, to write a complex number in Cartesian form, real and imaginary parts form basic mathematical operation and provide basic property of complex number in Cartesian form from using complex arithmetic, complex conjugate, moduli, represent complex number and their mathematical operation geometrically. Write complex number is a polar form, modulus and arguments using आइलर्स इक्वेशन। ये आइलर इक्वेशंस क्या होती है, जैसे हम सबको पता है जो पोलर कोऑर्डिनेट में, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स है ये वाई है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे आर रेडियस और एंगल थीटा, है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अभी इसी को हम यदि रिलेट करें, यदि ये इक्वेशन 1 हो जाए, ये इक्वेशन 2 हो जाए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा अपना 1। तो ये आर स्क्वायर इंटू 1 यानी आर बन गया आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कोस थीटा। आर से आर कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा। और अभी इसको फर्दर आगे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। ये सब हम बहुत पहले भी पढ़ते आए हैं पिछली क्लासों में। तो इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कार्टेशियन फॉर्म में कैसे हम कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे। कंजुगेट आपको पता ही है, कंजुगेट किसी नंबर का क्या होता है, जैसे x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, इसका कंजुगेट बनाएंगे, यानी ये z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है तो z बार यानी कंजुगेट। आप इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देते हो बस, ये कंजुगेट होता है। मोडुलस क्या होता है, मोडुलस, है ना। तो जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका मोडुलस यानी मोडुलस निकालोगे तो आप क्या होगा, ये आप इसके जो कोफिशिएंट्स हैं रियल पार्ट का स्क्वायर करके और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दोगे ऐड करके, तो ये मोडुलस हो जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह ये सब सारे आगे हम पढ़ेंगे। आइलर इक्वेशन में हमको चीजें पता होनी चाहिए। आइलर इक्वेशन में ये थ्योरी है, ये पार्ट तो आपको वैसे भी पढ़ना है ही आपको ई कंटेंट के साथ। ये जो सारी पीडीएफ है आपको DDE GJUST स्टडी मटेरियल आप जब भी सर्च करोगे तो वहां MSc मैथमेटिक्स के कॉलम में जाके ये सब सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो वहां से आपको ई कंटेंट के फॉर्म में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको पता है जो ये z होता है, ये क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है ना। x की जगह क्या होता है, r
कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा। तो इसमें से अब मैं आर कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। और ये आगे फर्दर आर, ये क्या बन जाएगा, ई आयोटा थीटा। यानी जेड क्या हो जाता है, जेड इज इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा। ये क्या हो जाती है, आयलर इक्वेशन इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, तो ये हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे भी। तो डी मोरवे फार्मूला क्या है वो सब भी मैंने आगे आपको बताऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब सारी थ्योरी अपन पढ़ के आगे बढ़ चुके हैं। ये ऑपरेशंस है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़ोगे, Z1 प्लस में Z2 जोड़ोगे तो रियल का रियल से जुड़ेगा पार्ट, इमेजिनरी का इमेजिनरी से जुड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो जैसे आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। आयोटा क्या होता है, रूट ऑफ -1। ठीक है, अब सी इज द स्मॉलेस्ट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ आर, यानी आर की स्मॉलेस्ट, यदि ये आर रीजन है उसकी स्मॉलेस्ट फील्ड एक्सटेंशन होती है। विच एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सोल्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, यदि जेड ये है तो मॉडुलस इसका ये बनेगा। ये हम अर्लियर डिस्कस करके आगे बढ़ चुके हैं। अब आगे आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट बोल दो या एम्पलीट्यूड बोल दो, एक ही बात है। ये भी मैं ऊपर करके आया हूं, बताया आपको कैसे आया है। अब मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑफ Z1 एंड Z2 फर्दर ये खुल के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इस प्रकार से खोल के लिखा जा सकता है। मीनिंग दैट लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ इक्वेशन एग्री आफ्टर एडिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पाई टू राइट साइड, यानी राइट साइड में 2 पाई की मल्टीप्लीकेशन के साथ इसको अपने को लिखना है। अब आर्गुमेंट जैसे मान लो ये तो हो गया 0, ये हो गया आयोटा, है ना, ये कोई रियल नंबर, ये तो इधर तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। इधर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है भाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना। तो इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, ऊपर इमेजिनरी पार्ट के पॉजिटिव, नीचे इमेजिनरी पार्ट के नेगेटिव। तो आप देखते हो आर्गुमेंट होता क्या है, आर्गुमेंट एक टाइप का एंगल होता है ना। तो रियल पार्ट के साथ एंगल क्या बनेगा, 0। यानी रियल नंबर जितने भी होंगे, जैसे मैं पूछ लूं अब आपको, 1 है या 2 है या 3 है, इन इनका यदि मैं आर्गुमेंट निकालने जाऊंगा तो ये रियल साइड पे है तो ये सब का आर्गुमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही यदि मैं -1 -2 -3 ऐसे पूछ लूं तो ये एंगल कहां तक चला गया, पाई तक, तो उनका एंगल क्या बताओगे, पाई। ऐसे ही यदि मैं इमेजिनरी नंबर का कोई सिंगल प्योरली इमेजिनरी नंबर है उसका आर्गुमेंट पूछूंगा तो क्या आएगा, वो आएगा पाई/2, क्योंकि यहां तक तो पाई/2 बना है। ऐसे ही घूम के यदि कोई पूछ ले यहां तक, -आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा यहां तक बनेगा, ये पूरा यदि पाई है तो ये एक और इसमें पाई/2 जुड़ेगा तो 3 पाई/, ये इस प्रकार से इसने कुछ डीमोरवे फार्मूला बताया अभी मैंने। जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर कोस थीटा होता है एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजर। जब आप इसको जनरलाइज करोगे, पावर ऊपर इंक्रीज करते चले जाओगे तो जेड इज टू पावर एन और आर इज टू पावर एन, कोस और साइन के साथ भी एंगल के साथ एन आ जाता है। ये 11वीं 12वीं में हम पढ़ के आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है सिंपल। ये भी जनरलाइजेशन है। जैसे जैसे उसको जितना ज्यादा रोटेट करते चले जाओगे, 2 पाई के प्लस थीटा/n, ये टर्म आपकी रोटेशन से जुड़ी हुई है। जितनी आप रोटेशन करोगे ये एंगल इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। अब आगे कुछ और प्रॉपर्टी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। जैसे यहां पर इसने ए और बी कोई कर्व ले रखे हैं, ये ए कर्व
स्मॉल ए से गुजर रहा है और बी करो स्मॉल बी से गुजर रहा है विद एंगल थीटा। तो उसने इसके बारे में बताया यदि थीटा प्लस माइनस पाई बाई टू है, यानी दो कर्व आपस में प्लस माइनस पाई बाई टू पे कट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे अपन उनको, वो परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होते ही वो, जैसे मैंने बताया था ना, यहां आयोटा यहां माइनस आयोटा, यदि थीटा अपना प्लस माइनस पाई बाई टू है, तो सीधी बात है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब एंगल अपना, अभी मैंने बताया था यहां पॉजिटिव है सारे, इधर नेगेटिव है सारे, यदि एंगल अपना या तो जीरो हो या पाई हो, जीरो हो या पाई हो, तो वो कुल मिलाकर वो नंबर प्योरली रियल होंगे, क्योंकि इधर भी ये प्योरली रियल है, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो कंपोनेंट किसके होते हैं, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई है ना, ये कुल मिलाकर वाई एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर मिलते हैं और एक्स एक्सिस पे रियल नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे एंगल क्या होता है, एक्स एक्सिस पे या तो जीरो होगा या पूरा घूम के पाई बनेगा, और इमेजिनरी एक्सिस पे या तो पाई बाई टू बनेगा या नेगेटिव डायरेक्शन में बोलोगे तो माइनस पाई बाई टू। यदि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बोल देंगे तो माइनस पाई बाई टू बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में पाई बाई टू बन जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू टू पॉइंट्स गिवन z1 एंड z2, कोलिनियर क्या होता है, जब अपने तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक लाइन पे मिल जाए तो उसको हम कोलिनियर बोल देंगे। आगे क्या बताया इसने, यदि कोलिनियर है तो उनमें एंगल क्या बनेगा आपस में, या तो जीरो बनेगा एंगल या पाई बनेगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाए तो पाई एंगल बन जाएगा, और एक ही डायरेक्शन में मिल जाए तो, यदि दो लाइन एक ही डायरेक्शन में है, कोइंसाइड कर रही हैं, तो उनके बीच में एंगल क्या बनता है, पाई, और वो अपोजिट डायरेक्शन में पीछे बढ़ रही है तो एंगल क्या बनेगा, पाई। ठीक है, तो ऐसे ही ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप सबने पढ़ा है, रियल में क्या होता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र होता है। ठीक है, जहां पर देखते हो आप सेंटर यहां क्या है, जीरो जीरो है और रेडियस आर स्क्र है। कॉम्प्लेक्स में सर्कल की इक्वेशन क्या बनती है, मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, वेयर ए क्या है, ए है सेंटर, भाई ये यहां पर यदि ए जीरो हो जाए तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मोड जेड इज इक्वल टू आर, और ये मोड जेड यानी मोड जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस क्या होती है आयोटा वाई इज इक्वल टू आर, और ये मोड जेड यानी एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस क्या होता है, अभी बता के आया था, एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र का स्क्र रूट इज इक्वल टू आर। तो इसको उधर स्क्र रूट को उधर लेके जाऊंगा तो मैं एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र बन गया ना। तो कुल मिलाकर ये इक्वेशन यदि मैं ए की जगह जीरो पुट कर दूं तो मॉडुलस ऑफ जेड निकालूं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ जाएगा, और द स्क्र रूट को उधर लेके चले गए, आर स्क्र हो गया, यानी ये रियल की इक्वेशन ही तो बनेगी लाइन की, सर्कल की। तो सर्कल की इक्वेशन रियल में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र होता है, और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसको फर्दर इसने दूसरी फॉर्मेशन में कैसे लिख दिया, इसको इसने स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो देखो भाई मोड ऑफ जेड का स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखा जा सकता है, जेड इंटू जेड बार, जेड बार यानी कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको इसने बोथ साइड स्क्वायर करके और स्क्वायर को इसने इस प्रकार से खोल लिया। ठीक है, इसको ऐसे खोल खोल के लिख सकते हैं, और मैंने बताया था कि भाई जेड यदि ए प्लस आयोटा बी है, ठीक है, यदि मैं मॉडुलस लगाऊं दोनों पे तो मोड ऑफ ए प्लस ये क्या आ जाएगा, आयोटा बी पे अलग से मोड हो जाएगा, तो रियल पार्ट का मोड तो वही सेम ही होता है, तो आयोटा का मोड क्या होता है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा बी का मोड एज इट इज बी। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसने जेड माइनस ए के ऊपर ये बार है जो कंजुगेट है वो अलग अलग खोल दिया, जेड बार माइनस ए बार। अब इसको फर्दर इसने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कुल मिला के कैलकुलेशन करते हुए यहां से यहां तक पहुंच गए। यानी ये इक्वेशन बोल दे ये भी सर्कल की इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स में, और ये इक्वेशन बोल दे ये भी इक्वेशन की सर्कल है, यानी सर्कल की इक्वेशन है। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसने फर्दर इसको और मॉडिफाई करते हुए बताया है, जहां पर सर्कल का सेंटर इस इक्वेशन में बोल दे कोई, इसमें सेंटर तो क्या बनेगा माइनस बी, क्योंकि यहां पर प्लस ए था सेंटर। इससे कंपेयर करना है ऑलवेज, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स में आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाए तो इससे कंपेयर करोगे, माइनस ए यानी ए सेंटर है और आर रेडियस है, यहां पर प्लस बी है तो माइनस बी सेंटर, और ये अपना क्या हो जाएगा रेडियस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये भी हम सब पढ़ लेंगे। इफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स आर लोकेटेड एट z इज इक्वल टू प्लस माइनस d and the length of semi major axis equal a, then property sum of focal distance is equal to, ये अपन 11वीं 12वीं में पढ़ के आए हैं, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये इक्वेशन अपनी क्या है इलिप्स की इक्वेशन है। रियल में क्या होता है एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहां पर ए नॉट इक्वल टू बी होता है, यदि ए इक्वल टू बी हो जाए तो क्या हो जाता है इलिप्स सर्कल पे कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी यदि डी और ए इक्वल हो जाएंगे, डी और ए, तो ये भी इक्वेशन ऊपर कोइंसाइड हो जाएगी सर्कल के साथ ही। अब आगे टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया, टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी सरफेस की स्टडी होती है। टोपोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ सरफेसेस, कर्व यानी ओपन कर्व, क्लोज कर्व और सिंपल कर्व। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे अपन देखते हैं जेड टी, टी कोई क्या है पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व है, यानी कोई पैरामीटर है टी। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आंसर देगा ये, है ना। विद कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन with both xt and yt are continuous real valued function for a less than equal to t, and then the range of zt defined by the curve यानी zt xt plus iota yt for a t belonging to the t is greater than equal to a and less than equal to b, where zt is the parameterization of कर्व सी। तो कुल मिलाकर जब हम जो क्लोज कर्व की बात करेंगे, क्लोज कर्व में क्या होता है, जब मान लो एक कर्व तो आपने जेड ए ले लिया है ना, एक जेड बी ले लिया, और ये यदि दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी एक कर्व यहां से ए से पास होता चला गया, एक यही कर्व बी से पास होता हुआ चला गया, ये बी है ना, और ये दोनों ए और बी पे बराबर हो जाए, यानी ये मैच हो जाए, तो ये क्लोज कर्व हो जाएगा। यानी कोई भी कर्व, ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, ये ए से आया ये बी से आया, लेकिन एंडिंग पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट उसके कोइंसाइड हो रहे हैं, तो वो कर्व क्या होता है क्लोज कर्व होता है। और जो एंडिंग पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट जिसके बराबर ना हो पाए वो ओपन कर्व होगा। ऐसे ही स्मूथ कर्व क्या होता है, स्मूथ कर्व में क्या होता है कि भाई डिफरेंशिएबल होता है वो हर पॉइंट पे। तो एक्स टी एंड वाई टी आर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट फॉर, यदि वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे यदि डिफरेंशिएबल ना हो तो वो पीस वाइज स्मूथ होगा। ठीक है, पीस वाइज स्मूथ है, यानी थोड़े से एरिया पे स्मूथ हो गया, बाकी छोड़ दिया, फिर थोड़े से एरिया पे स्मूथ हो गया, फिर थोड़े से स्मूथ, यानी स्मूथनेस क्या होता है उसमें डिफरेंशिएबिलिटी होती है सभी जगह। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है उसमें, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है वो कंटिन्यूस तो होगा ही, डिफरेंशिएबिलिटी स्टेज तो कंटिन्यूसिटी से भी आगे की है। तो स्मूथनेस का मतलब है जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी हो, कंटिन्यूटी तो मिली ही जाएगी उसमें। तो सिंपल कर्व वही कर्व होते हैं जहां पर कोई भी डिसकंटिन्यूटी ना हो। कुल मिलाकर स्मूथ कर्व कौन से होते हैं, जैसे ये कर्व है ये स्मूथ कर्व है, या फिर ये बोल दिया ये स्मूथ कर्व है,
लेकिन ये कर्व स्मूथ तो है, लेकिन ये पीस वाइज स्मूथ है, इतने पीस में स्मूथ है, इतने पीस में स्मूथ है, इतने पीस में स्मूथ है, लेकिन टोटल स्मूथ नहीं है। ठीक है, तो सिंपल कर्व मैंने बता ही दिया है कि भाई जो एक दूसरे को कभी क्रॉस ना करे। जैसे ये कर्व है, ये सिंपल है, लेकिन इसको ही यदि मैं क्लोज कर दूं तो इसको क्या बोल देंगे, सिंपल क्लोज कर्व। ये सिंपल कर्व, ये सिंपल क्लोज कर्व। लेकिन जैसे यदि मैं इसको यू क्रॉस कर दूं घुमा के, इसने डज नॉट क्रॉस ओवर इटसेल्फ, अब ये सिंपल नहीं रहेगा, सिंपल कर्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो सिंपल कर्व की डेफिनेशन यहां हमारी पक्की हो जाती है। सेट ऑफ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओपन सेट, कनेक्टेड सेट, डोमेन, रीजन, बाउंडेड सेट, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है, ई नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। अभी इसमें देखो नेबरहुड क्या होता है, ई नेबरहुड यानी ई फॉर एप्सिलॉन है ना। अब बात करें हम, एन ई नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जेड नॉट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस इनक्वलिटी। इनक्वलिटी और इक्वलिटी में क्या अंतर होता है, इनक्वलिटी लेस देन होती है, इक्वलिटी इक्वल टू से ओल्ड होती है, इनक्वलिटी या तो ग्रेटर देन होती है या लेस देन से होती है। यानी z माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन, इसका मीनिंग क्या है कि भाई z और z नोट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम है, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो तो है, लेकिन ये लगभग लगभग जीरो है। यानी जो पॉइंट, इसका मतलब अब ये बताओ, मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, ये क्या था, ये सर्कल की इक्वेशन थी कॉम्प्लेक्स में। और ये क्या है, ये भी सर्कल की इक्वेशन है विद रेडियस एप्सिलॉन से छोटा। यानी ये क्या बन गई, ओपन डिस्क बन गई ना। देखो सर्कल तो ये होता है, लेकिन यदि इस रेडियस को कंसीडर ना करें तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये ओपन डिस्क होगी, ये क्या होगी, ओपन डिस्क। ये सर्कल है। ठीक है, यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसकी रेडियस 1 होती है उसको यूनिट सर्कल बोल देते हैं। तो जो भी पॉइंट ओपन डिस्क के अंदर आ जाएगा वो नेबरहुड बन जाएगा इस जेड नोट का। यानी इसके अंदर कोई जेड नोट पॉइंट है, इस यूनिट डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो नेबरहुड है, यानी इसके पड़ोसी हैं, वो इसके नेबरहुड में है। तो ई नेबरहुड क्या है, जो जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन मॉडुलस के साथ इनक्वलिटी को जितने भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो उसके क्या बन जाएंगे, जेड नोट के नेबरहुड बन, ई नेबरहुड बन जाएंगे। ई फॉर एप्सिलॉन, ई नेबरहुड का मतलब है एप्सिलॉन नेबरहुड। क्लोज डिस्क ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट जेड नोट। क्लोज डिस्क में आप ये बताओ, ओपन डिस्क क्या थी, ओपन डिस्क तो ये जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन थी। और क्लोज डिस्क क्या होगी, यदि मैं यहाँ पर इक्वलिटी लगा देता हूं तो ये इसको रेडियस को यदि रेडियस और रेडियस के अंदर सबको कंसीडर कर ले तो वो क्या बन जाएगी, क्लोज डिस्क ऑफ रेडियस एप्सिलॉन नोट। और जेड नोट क्या है, जेड नोट तो अपना सेंटर बन जाएगा और एप्सिलॉन क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो यही है लेस देन इक्वल टू पे। पंचर्ड डिस्क ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, पंचर्ड डिस्क ऑफ रेडियस एप्सिलॉन का मतलब क्या है भाई, जब बाउंड्री में देख ही पा रहे हो आप, जब बाउंड्री में पंचर होते जा रहे हैं यानी टूटता जा रहा है बाउंड्री, है ना, तो इसको हम पंचर्ड डिस्क ऑफ रेडियस एप्सिलॉन विद सेंटर जेड नोट बोलेंगे। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जेड नोट को, किसी भी जेड नोट को इंटीरियर पॉइंट कब बोलेंगे, किसी सेट का, ये सेट है एस, जेड नोट इसके अंदर है, जेड नोट के आसपास में हमने एक सर्कल यूनिट डिस्क ड्रॉ करके देखी, और उस यूनिट में डिस्क में सारे के सारे जितने भी पॉइंट होंगे वो एस के ही हो, एस के बाहर के ना हो। यानी कोई ये एस है, एस के अंदर जेड नोट है,
एस के अंदर जेड नोट है, और जेड नोट के अड़ोस पड़ोस में नेबरहुड है ना, अड़ोस पड़ोस होता है नेबरहुड। जब हमने जेड नोट के अड़ोस पड़ोस में एक यूनिट डिस्क बनाई और उसके अंदर जितने भी पॉइंट मिले वो पॉइंट वो सारे के सारे इस एस के ही है, तो ये एस के ये पॉइंट क्या बन जाएंगे, ये इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे, यानी ये जेड नोट इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा ये। जैसे मैं अब ये बात कर दूं, यदि ये एस है और यदि ये कुल मिलाकर यदि जेड नोट यहां है और मैंने नेबरहुड ऐसे बनाया, यदि ये बाहर का अल्फा पॉइंट है, ये अल्फा पॉइंट एस का नहीं हुआ, तो ये कुल मिलाकर जेड नोट है ना, इस अल्फा का नेबरहुड नहीं बना ना, और ये अल्फा भी क्योंकि सेट एस के अंदर नहीं है, तो ये अल्फा एस का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। इंटीरियर पॉइंट बनने से की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि वो एस के अंदर खुद हो और उसके आसपास में से जो आप यूनिट डिस्क बनाओगे उसके अंदर जितने पॉइंट है वो खुद एस के हो, तो वो पॉइंट क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, और ई नेबरहुड वो एंटायरली लाइज करना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए सेट के अंदर, यानी आप ऐसे बाउंड्री पे नेबरहुड नहीं बना सकते। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, जो भी पॉइंट क्या है नेबरहुड के अंदर ना आए, जैसे आपने जेड नोट के आसपास में यूनिट डिस्क बनाई, ठीक है, और उसके आसपास का बिहेवियर चेक करा, लेकिन ये पॉइंट इस यूनिट डिस्क से बाहर है, यहां पर है, तो ये पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अब क्या है बाउंड्री पॉइंट, क्या होता है बाउंड्री पॉइंट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो पॉइंट बाउंड्री पे हो, बाउंड्री वाले क्या होते हैं, ना तो अंदर होते हैं ना बाहर होते हैं। जेड नोट नाइदर इंटीरियर पॉइंट है और नॉर एक्सटीरियर पॉइंट, हैज प्रॉपर्टी दैट ई नेबरहुड सेंटर्ड एट जेड नोट बोथ कंटेन्स इन एस एंड पॉइंट नोट इन एस, यानी जो कुल मिलाकर पॉइंट ऐसे हो बाउंड्री के ऊपर, ये ना तो अंदर के इंटीरियर पॉइंट होते हैं ना बाहर के एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये यानी इसके नेबरहुड जब आप बनाओगे तो उसकी नेबरहुड के अंदर अंदर वाले पॉइंट भी आते हैं और बाहर वाले भी आते हैं। ठीक है, जिसकी नेबरहुड के अंदर एस और एस के बाहर वाले पॉइंट आए तो ऐसे पॉइंटों को हम बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब ओपन सेट और कनेक्टेड सेट ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।